हेलो बच्चों, मैं हूं अब्दुल रहमान। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीएन एजुकेशन अड्डा पर। कल जो ज्योग्राफी का क्लास हम स्टार्ट किए थे उसी से आगे बढ़ेंगे। अतः आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और इसका बढ़िया से फेयर करो और इससे संबंधित समस्त जानकारी उपलब्ध हम कराएंगे। आप इस फैक्ट को, कंसेप्ट को समझो और अपने तैयारी में बेहतरीन करके आओ। और नेक्स्ट देखते हैं कि अब जो है आपको तारामंडल के बारे में समझना है। तारामंडल ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारामंडल ग्रुप ऑफ स्टार्स को कहते हैं। अब देखो यहाँ सबसे पहले तारामंडल कहते किसको हैं। तो तारामंडल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो स्रोत उपलब्ध है उसी पर फोकस करेंगे। सूर्य से दूरी पर स्थित तारों का समूह के कारण बनने वाली विशेष आकृति को तारामंडल कहते हैं। माने सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह के कारण बनने वाली विशेष आकृति को क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। हम देखो इनकी संख्या वर्तमान में 89 है। कितना है? 89 तारामंडल है, जिसमें सेंट्रो तथा हाइड्रा सबसे प्रमुख तारामंडल है। देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों है इसमें, है कि सेंट्रो तथा हाइड्रा सबसे प्रमुख तारामंडल है। अब देखो यहाँ सबसे बड़ा तारामंडल के बारे में कहा जाए तो हाइड्रा है। सबसे बड़ा तारामंडल क्या है? हाइड्रा है। कौन क्या है? हाइड्रा है। अब देखो जैसे कुछ एग्जाम्पल में है, ध्रुव तारा है, सप्तऋषि तारा है। तो उसमें जैसे ध्रुव तारा को के बारे में देखेंगे, पोलर स्टार, यह सदैव उत्तर दिशा में दिखता है क्योंकि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर यह होता है। तो जाहिर सी बात है, जब उत्तर दिशा में दिखेगा तब पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव पर होता है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के बारे में हम बता देते हैं कि जैसे यह मैप है, ग्लोब है, ग्लोब के मैप में देखिएगा तो बीच वाला जो लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग अक्षांशीय लाइन। यह 0 डिग्री है, इसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। इसके जैसे ऊपर जाएंगे हम विषुवत रेखा के, इसको बोलते हैं हम लोग NH, यानी कि उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं इसको? उत्तरी गोलार्ध, या अंग्रेजी में बोलते हैं इसे नॉर्थ हेमिस्फीयर। और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। क्या? दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो वही बात इसमें है कि यह सदैव उत्तर दिशा में दिखता है क्योंकि यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर होता है। अब देखो यह लिटिल बियर तारा समूह का एक सदस्य है। लिटिल बियर, यह लिटिल बियर तारा समूह का एक सदस्य है। कौन? ध्रुव तारा। प्राचीन काल में इसका प्रयोग दिशा ज्ञात करने में किया जाता था, अतः इसे दिशा सूर्य सूचक भी कहते हैं। देखो कितना बढ़िया कंसेप्ट है। जब ध्रुव तारा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो बताया जाता है कि यह सदैव उत्तरी दिशा में दिखता है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर ही होता है और यह लिटिल बियर तारा का समूह का एक सदस्य है और प्राचीन काल में इसका प्रयोग दिशा ज्ञात करने में किया जाता था, अतः इसे दिशा सूर्य सूचक कहा जाता है। अब नेक्स्ट आओ, अगला पॉइंट देखो क्या कह रहा है। उसके बाद से है साइरस। साइरस है। अब देखो यह सबसे चमकीला तारा है। पूछता है प्रश्न कि सबसे चमकीला तारा कौन है? साइरस है। इसे ओरियन के माध्यम से खोजा गया था। ओरियन के माध्यम से खोजा गया था। अब देखो हैंटर तारामंडल, हैटर तारामंडल, ओरियन, वही ओरियन, हैटर तारामंडल या ओरियन। अब देखो यह शिकारी की तरह दिखता है। इसे मृग भी कहते हैं। जैसे मृग दिखता है ना, शिकारी की तरह दिखता है, वैसा ही यह भी शिकारी की तरह दिखता है। इसके बीच में तारों की अधिक संख्या है, जिसके दक्षिण पश्चिम में साइरस तारा होता है। अब देखो यहाँ ये जो मैप है इसके दक्षिण पश्चिम में, तो देखो दक्षिण पश्चिम में तारा साइरस है। यहाँ साइरस है। अब देखो यही है आपका ओरियन या हंटर या मृग। ठीक है। देखो अब नेक्स्ट आओ। अब देखो बृहद सप्तऋषि, बृहद सप्तऋषि या उर्सा मेजर, यह 7 तारों का एक समूह होता है। क्या होता है ये?
7 तारों का एक समूह होता है जिसे सप्तऋषि तारा भी कहा जाता है, तारामंडल कहा जाता है, जिसे सप्तऋषि तारामंडल कहा जाता है। यह 7 तारों का, अरे गांव में नहीं बोला जाता है 7वां तारा, तो 7वां तारा का मतलब हुआ 7 तारों का एक समूह, सप्तऋषि तारा का समूह होता है। इसके ऊपरी तारे के ठीक सामने ध्रुव तारा अवस्थित होता है। अब देखो ये है आपका बृहद सप्तऋषि, या जिसको बोलते हैं 7 तारों का समूह। देखना 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 1 2 3 4 5 6 और 7 तारों का समूह सप्तऋषि तारामंडल कहलाता है। नेक्स्ट आओ देखो लघु सप्तऋषि, एक तो था बृहद सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि। अब देखो यह भी 7 तारों का एक समूह होता है, दोनों होता है। बृहद सप्तऋषि में भी 7 तारों का समूह होता है, लघु सप्तऋषि तारा में भी 7 तारों का समूह होता है, किंतु यह सप्तऋषि के उल्टे आकार का होता है। इसके सहयोग से ध्रुव तारा को भी ढूंढा जाता है, इसके सहयोग से ध्रुव तारा को भी ढूंढा जा सकता है। जैसे देखे थे अभी हम लोग, जो बृहद सप्तऋषि तारा था वो ऐसे था, ये है उसके उल्टे आकार का है, और ऊपर वाला जो है ध्रुव तारा है जो सदैव उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है। ठीक है, लघु सप्तऋषि तारा। अब नेक्स्ट आप देखते हैं। अब देखो यहाँ नक्षत्र क्या है, कॉन्स्टलेशन, नक्षत्र। अब देखो सूर्य के समीप तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं, सूर्य के समीप तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। इनकी संख्या जो होती है कितनी होती है, इनकी संख्या 27 होती है। कितनी होती है, 27 होती है। अब देखो नोटे को देखना, भारतीय मनीषियों ने एक 28वें नक्षत्र अभिजीत की भी परिकल्पना की है। भारत के तरफ से 28वें तारे नक्षत्र अभिजीत की भी परिकल्पना की गई है। अब देखो सूर्य एक महीने में 2.25 नक्षत्र को पार करता है, 2.25 नक्षत्र को पार करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत मेजर फैक्ट है ये। अब देखो भारतीय ज्योतिष पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है, भारतीय ज्योतिष पर इसका प्रभाव होता है नक्षत्र का। कुछ प्रमुख नक्षत्र जैसे चित्रा, हस्त, विशाखा, श्रवण, घनिष्ठा, माघा, आद्रा, अनुराधा, रोहिणी आदि, ये सब नक्षत्र होता है, ये प्रमुख नक्षत्र है। क्लियर। अब आओ नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। अब प्रश्न आता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था और किनका सर्वप्रमाणिक ब्रह्मांड का सिद्धांत सर्वमान्य है, जिसका फैक्ट अभी तक सर्वविदित है, यूनिवर्सल ट्रूथ माना जाता है। अब देखो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, देखो इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड से संबंधित सिद्धांत दिए, लेकिन उसमें से एक वैज्ञानिक थे, खगोलज्ञ थे, जो बेल्जियम के पादरी थे। बेल्जियम एक देश है यूरोप का, उसी बेल्जियम के एक पादरी थे और उनका नाम था ईव जॉर्ज लेमेंटियर। ईव जॉर्ज लेमेंटियर, इन्होंने महाविस्फोट या बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बताया कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 बिलियन वर्ष, या कहीं कहीं आता है 13.7 अरब वर्ष पहले एक अति उच्च घनत्व वाले तारा में विस्फोट हुआ। या ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा पिंड था जो आग का गोला था, उसमें किसी कारणवश विस्फोट हुआ, जिसके बाद समझ जाइए कि आवेशित कण बिखरने लगा और धीरे धीरे उसका निर्माण जैसे तारों का निर्माण, सूर्य का निर्माण, पृथ्वी का निर्माण धीरे धीरे होने लगा। उसी के बारे में बताया जाता है कि इसी विस्फोट के फलस्वरूप कई आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो etc का निर्माण हुआ। इसी विस्फोट के बाद स्पेस का निर्माण हुआ। स्पेस का निर्माण कहने का मतलब हुआ कि अंतरिक्ष का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ?
अंतरिक्ष का निर्माण हुआ। अब देखो, तथा समय की गणना प्रारंभ हुई, इसी समय की गणना की प्रारंभ की गई। अब देखो, कण आपस में संकेंद्रित होकर तारों का निर्माण कर लिए। कण बोले तो आपस में संकेंद्रित होकर तारों का निर्माण कर लिए। कई तारे मिलकर आकाशगंगा का निर्माण कर लेता है। कई तारा मिलकर आकाशगंगा का निर्माण कर लेता है। तीन आकाशगंगा मिलकर सुपर क्लस्टर का निर्माण कर लिया। अब देखना यहाँ कितना बेहतरीन फैक्ट है। तीन आकाशगंगा मिलकर सुपर क्लस्टर का निर्माण कर लिए और कई तारे मिलकर आकाशगंगा का निर्माण कर लिए। अब देखो, कई सुपर क्लस्टर मिलकर ब्रह्मांड बनाता है। कई सुपर क्लस्टर मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। अब देखो, हब्बल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि यह ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है। एडविन हब्बल के अनुसार बताया जाता है कि ब्रह्मांड का विस्तार रेगुलर हो रहा है। इसमें किसी प्रकार के कहीं मिस्टेक या किसी प्रकार के कहीं दिक्कत नहीं है। हब्बल, एडविन हब्बल, पूरा नाम है इनका एडविन हब्बल। एडविन हब्बल के अनुसार ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, ये रुक नहीं रहा है। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। अंतरिक्ष में छोड़े गए हब्बस नामक दूरदर्शी से इस विस्तार का पता चलता है। उन्होंने आकाशगंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर यह सिद्ध किया। माने आकाशगंगा जो है उसके बीच जो दूरी बढ़ रही है उसी को आधार बनाकर एडविन हब्बल साहब ने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार रेगुलर हो रहा है। अब विद्वानों का मानना है कि ब्रह्मांड को विस्तारित करके कोई शक्ति है जो खींच रही है। अतः जब यह शक्ति समाप्त होगी तो ब्रह्मांड का पुनः सिकुड़ना चालू हो जाएगा और सिकुड़ कर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में चला जाएगा। तब इसे सुपर क्रांच कहा जाएगा। तब इसे क्या कहा जाएगा? सुपर क्रांच कहा जाएगा। देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है कि अभी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है लगातार, लेकिन जब विस्तार इसका न हो और इसकी जो शक्ति है वह समाप्त होना शुरू हो जाए तो धीरे धीरे सिकुड़ कर अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। तो उस व्यवस्था को क्या कहा जाएगा? उस टर्म को क्या कहा जाएगा? वह टर्म है सुपर क्रांच। क्या है? सुपर क्रांच। अब देखो, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार बताया गया ये कि 10 बिलियन वर्ष पूर्व यह घटना घटी। उसमें बताया गया कि आपका लगभग 13.7 अरब पहले एक घटना घटी। जैसे मान लो यह आग का गोला था, इसमें किसी कारणवश विस्फोट हुआ तो इस आग का गोला से छोटे छोटे कण निकलने लगे, जिसको हम लोग न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बोले। बाद में ये तत्वों में विद्यमान होने लगे। उसके बाद स्पेस का निर्माण हो गया, धीरे धीरे पृथ्वी का निर्माण हो गया। गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तुएं आकार में आ गई, जिसकी वजह से बताया जाता है कि सर्वमान्य विदित सिद्धांत ईव जॉर्ज लेमेंटियर का परफेक्ट है ब्रह्मांड के संबंध में। अब देखो, ये बताया गया क्लस्टर है, आकाशगंगा है। देखो कितना आकाशगंगा, अनेक तारों का समूह है। तारा है, कौन है? स्पेस टाइम है, बिग बैंग है। ये ब्रह्मांड यहीं से धीरे धीरे शुरुआत इसका विस्फोट के बाद हुआ। नेक्स्ट आओ, अब देखो, सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत। अब प्रश्न आता है सोलर सिस्टम से संबंधित प्रमुख जो सिद्धांत है वह किसके द्वारा दिया गया और वह सिद्धांत क्या है? अब देखो, सूर्य तथा उसके आसपास के क्षेत्र को सौर मंडल कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति संबंधी कई सिद्धांत प्रचलित है। पहला, मून स्टार या एक तारा सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल का निर्माण सूर्य के ही टुकड़ों से हुआ है। इस सिद्धांत को 2 विद्वानों ने दिया। इस सिद्धांत को कितने विद्वानों ने दिया? 2 विद्वानों ने दिया। पहला गैसीय सिद्धांत देखते हैं, इसे कांट महोदय ने दिया। एकदम याद रख लेना, ये कांट महोदय का बार बार पूछता है कि गैसीय सिद्धांत किसने दिया? कांट महोदय ने दिया। इनके अनुसार सूर्य के घूर्णन गति के कारण सूर्य के बाहरी परत
अलग हो गया तथा ठंडा होकर ग्रहों का निर्माण कर लिया। इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया, मतलब ये फैक्चुअल बात नहीं है, इनकी बात को काट दिया गया। उसके बाद निहारिका सिद्धांत, इसे लाप्लास ने दिया था, इसे लाप्लास महोदय ने दिया था। इसके अनुसार सूर्य की बाहरी परत ठंडी हो गई किंतु आंतरिक परत गर्म बनी रही, जिस कारण इसका बाहरी भाग टूटकर अलग हो गया और इसी अलग हुए भाग से ग्रहों का निर्माण हो गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों सिद्धांत को नकार दिया गया क्योंकि ग्रह की संरचना सूर्य की संरचना से भिन्न पाई गई है। देखो सन है, अब देखो ये ग्रह की संरचना ऐसी है, अलग अलग पाई गई है। ये कांट का गैसीय सिद्धांत है, यह लाप्लास का निहारिका सिद्धांत है। दोनों अलग अलग है और दोनों का जो सिद्धांत है दोनों को नकार दिया गया, दोनों को मैंने सर्टिफिकेट नहीं मिला, सर्वमान्य तथ्य साबित नहीं हुआ, इसीलिए दोनों को नकार दिया गया। अब देखो ड्यूअल स्टार थ्योरी, दूसरा सिद्धांत क्या है भाई, ड्यूअल स्टार थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल का निर्माण दो तारों से हुआ है। मैंने ड्यूअल मतलब दो तारों का सिद्धांत, ड्यूअल स्टार थ्योरी। इस सिद्धांत को दो विद्वानों ने दिया, इन्हें भी दो विद्वानों ने दिया, एक था चेम्बरलिन और दूसरा है जीन्स और चेम्बरलिन। चेम्बरलिन के अनुसार सूर्य के समीप एक विशाल तारा था जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य का ऊपरी भाग टूट गया और ऊपरी भाग अलग हो गया, जिससे सौर मंडल का निर्माण हुआ। देखो चेम्बरलिन कहते हैं कि सूर्य के समीप एक विशाल तारा था जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य का ऊपरी भाग टूट गया और ऊपरी भाग अलग हो गया, जिससे सौर मंडल का विकास या निर्माण हो गया। अब दूसरा कहते हैं जीन्स महोदय क्या कहते हैं, इसके अनुसार सूर्य के समीप एक बहुत बड़ा तारा था जिसका गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के ऊपरी भाग को अलग कर दिया गया। जब यह तारा सूर्य के समीप आया तो उसके बहुत बड़े भाग को सूर्य से अलग कर दिया गया, जिससे बड़े ग्रहों का निर्माण प्रारंभ हुआ। अब नेक्स्ट आओ, देखो अब इन दोनों सिद्धांत को नकार दिया गया क्योंकि ग्रहों की संरचना सूर्य से बिल्कुल भिन्न थी। अब देखो चेम्बरलिन का ये है, ये तारा है, ये सन है, इनके अनुसार ऐसे ग्रहों का निर्माण हुआ। जीन्स के अनुसार ये तारा है, ये ग्रह है, ऐसे ग्रहों का निर्माण हुआ। हालांकि चेम्बरलिन का सिद्धांत और जीन्स का सिद्धांत नकार दिया गया, कांट का भी सिद्धांत नकार दिया गया। अब देखो आओ डबल स्टार थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य के अतिरिक्त दो तारों से हुआ है। इस सिद्धांत को लिलिटन ने दिया था। किसने दिया था? लिलिटन नामक खगोलज्ञ ने दिया था। इनके अनुसार सूर्य के अतिरिक्त दो तारे थे जिसमें एक तारों में विस्फोट हो गया और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से वे सूर्य के समीप आ गया। एक तारा में विस्फोट हो गया और उसके बाद से सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य के समीप आ गया, उससे ग्रहों का निर्माण हुआ, जबकि दूसरा तारा ब्लैक होल में विलीन हो गया। इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है। इस सिद्धांत को क्या है? मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में ग्रह का स्वरूप उस विस्फोट तारा के समान है। इसका मतलब यह है डबल स्टार थ्योरी जो लिलिटन ने दिया था यह सही है, यह सर्वमान्य है। अब देखो इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में ग्रहों का स्वरूप उस विस्फोट के तारा के समान है, उस विस्फोट के तारा के समान है। अब देखो लिलिटन के द्वारा कहा गया था तारा है, इसमें विस्फोट हुआ, तो इसमें जब विस्फोट हुआ तो अनेक ग्रहों का निर्माण हुआ। यह सूर्य है, तारा का निर्माण हो गया। अब लिलिटन का जो मान्य मत है कि सौरमंडल का निर्माण, ग्रहों का निर्माण इसी प्रकार हुआ है। अतः इससे आगे अगला वीडियो हम लोग बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि सौरमंडल के अंतर्गत ग्रहों का स्वरूप क्या है और उसमें एक एक करके जो ग्रह है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद, थैंक यू।